सब्जेक्ट है प्लांट मेंटेनेंस एंड मटेरियल हैंडलिंग। तो प्लांट मेंटेनेंस एंड मटेरियल हैंडलिंग के अंदर हम लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे इंट्रोडक्शन के अंदर। तो इंट्रोडक्शन के अंदर हम बात कर रहे थे, जो हमारा टॉपिक था वो क्या था, बीटी कर्व, यानी कि जो हमारी बार ट्यूब कर्व होती है, बीटी कर्व जिसको हम बोलते हैं, जिसके अंदर हमने बात की थी यूजफुल लाइफ स्पैन के बारे में कि कोई भी हमारी मशीनरी है उसकी जो यूजफुल लाइफ है कि कौन सा वो पीरियड है जिस पीरियड के अंदर उसके अंदर हम विदाउट मेंटेनेंस एक अच्छी तरह से वर्किंग कर सकते हैं मशीनरी के ऊपर। तो उसके अंदर हमने बात की थी कि हमारे 3 पीरियड होते हैं, टाइम पीरियड ए बी सी, कि जो हमारा ए पीरियड रहता है उस दौरान क्या होती है, फॉल्टी डिजाइन की वजह से फेलियर आना शुरू हो जाता है मशीनरी के अंदर। सेकंड हमारा जो बी पीरियड रहेगा वो हमारा एकदम से क्या होगा, यूजफुल लाइफ स्पैन टाइम होगा किसका, मशीनरी का, जिसके अंदर हम विदाउट मेंटेनेंस की, बिना मेंटेनेंस के भी हम प्रॉपर्ली स्मूथली क्या कर सकते हैं, वर्क। थर्ड हमारा था सी, उसके अंदर क्या होती है, वियरिंग होना शुरू हो जाता है, टियर एंड वियर शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से फिर से क्या होता है, इंक्रीज होने शुरू हो जाती है उसके अंदर जो फेलियर है, फेलियर के अंदर इंक्रीज आना शुरू हो जाता है पीरियड सी के अंदर। अब हम बात करते हैं कुछ कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनका हम यूज करते हैं जो मेजरमेंट वगैरह करनी है उनके लिए, कि जो भी हमारी मेजरमेंट होती है, जिस तरह से टेस्टिंग है, रिपेयर है एंड या फिर मेंटेनेंस, तो इनके लिए हम कुछ कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो टॉपिक हमारा क्या बन जाएगा, कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स required for testing, common instruments required for testing, common instruments required for testing, कि जो हमने टेस्टिंग करनी है, जैसे कि आपको बताया था टेस्टिंग होता है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस होता है, जिसकी नेसेसिटी जरूरत है हमारे कोई भी, अगर हमने इंडस्ट्रीज के अंदर प्लांट सेटअप करना है सेफगार्ड इन्वेस्टमेंट के लिए, सेफ और रिलायबल वर्किंग कंडीशन के लिए हमें टेस्टिंग, रिपेयर और मेंटेनेंस की आवश्यकता है। तो अब हमने बात करनी है कि कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स, कि वो कौन से कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनका हम यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं, टेस्टिंग करने के लिए। तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सबसे पहले है डायल गेज। सबसे पहले जो इंस्ट्रूमेंट रहेगा वो क्या है, डायल गेज। डायल गेज या फिर एक डायल इंडिकेटर होता है जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी अगर हमारे पास मशीनरी है या फिर हमारा वो प्रोडक्ट है, जॉब है, उसकी हम टेस्टिंग कर सकते हैं। तो जैसे ही हम डायल इंडिकेटर या डायल गेज का यूज करेंगे तो डायल के ऊपर क्या एक रीडिंग्स आ जाएगी, एक मीटर बना होगा जिसके ऊपर इंडिकेट होगी जो भी रीडिंग्स होगी, यानी कि उसके अंदर जो भी वेरिएशंस होंगे, अगर उसके अंदर रीडिंग के अंदर डिफरेंस होगा तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर पाएंगे किसी भी प्रोडक्ट्स को, किसी भी मशीनरी की टेस्टिंग करेंगे। सेकंड जो हमारा पॉइंट रहेगा, सेकंड मतलब जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं किसके लिए, टेस्टिंग के लिए, वो इंस्ट्रूमेंट्स हमारा कौन सा होता है, उसको बोलते हैं टेस्ट मेंडल। वो हमारे होते हैं सेकंड नंबर पे, सेकंड रहेगा टेस्ट मेंडल्स। थर्ड नंबर पे जो हम यूज करते हैं टेस्टिंग करने के लिए, टेस्टिंग के लिए हमारा क्या रहेगा, स्पिरिट लेवल, स्पिरिट एज, जिसके बारे में हमने बात की थी, स्पिरिट लेवल, या फिर होता है स्ट्रेट एज। ठीक है, स्ट्रेट एज, ये जो स्पिरिट लेवल है, स्ट्रेट एज है, इसके बारे में आपको IQC जो हमारा इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल जो सब्जेक्ट है उसके अंदर भी आपको इन्हीं के बारे में बताया जाएगा कि स्पिरिट लेवल क्या होता है, जो हमारा स्ट्रेट एज है किस लिए होता है। तो आपको बताया था कि IQC में कि जो हमारे स्पिरिट लेवल है, जो स्ट्रेट एज है, इनका हम यूज किस लिए करते हैं, इनका हम यूज करते हैं प्लेन सरफेस की मेजरमेंट करने के लिए। आपको टॉपिक करवाया था IQC में जिसके अंदर बताया था कि अलग अलग मेजरमेंट करने के लिए हम अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं। अगर हमने लीनियर मेजरमेंट करनी है तो इंस्ट्रूमेंट्स हम अलग तरह के यूज करेंगे, अगर हमने करनी है एंगुलर मेजरमेंट तो उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स होंगे हमारे अलग होंगे। जैसे स्पिरिट लेवल है, स्ट्रेट एज है, इस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं इनका हम यूज करते हैं प्लेन सरफेस की मेजरमेंट करने के लिए। कोई हमारे पास फ्लैट सरफेस है, उस सरफेस की अगर हमने मेजरमेंट करनी है तब हम इनका यूज करते हैं स्पिरिट लेवल या फिर जो हमारे स्ट्रेट एज होते हैं। इसी तरह था ऑटोकॉलिमेटर। ठीक है, ये हम किस लिए यूज करते थे, किसी एंगुलर मेजरमेंट के लिए, ऑटो, ठीक है, ऑटोकॉलिमेटर। ठीक है, ऑटोकॉलिमेटर ये भी क्या है, हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका हम यूज किस लिए करते हैं, इसका यूज हम करते हैं एंगुलर मेजरमेंट के लिए, एंगुलर मेजरमेंट के लिए। लास्ट हमारा है वेविनेस मीटर, लास्ट जो रहेगा वो हमारा कौन सा रहेगा, वेविनेस
मीटर। तो ये हमारे पास क्या है, कुछ मीटर्स हैं जिनका हम यूज करते हैं। किस लिए यूज करते हैं? जो भी हमारी टेस्टिंग करनी है। टेस्टिंग मतलब किस चीज की? कि जो हमारे मशीनरी है, मशीनरी की जो अलाइनमेंट है उनकी टेस्टिंग करने के लिए, जो लेथ मशीन है या फिर हमारे टूल पोस्ट है, टूल होल्डर है जहाँ पे हम टूल को होल्ड कर रहे हैं, तो उन सब के इंस्ट्रूमेंट्स की, इक्विपमेंट्स की टेस्टिंग करने के लिए हम इन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं। कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हो गए? डायल गेज, टेस्ट मैनुअल, स्प्रिट लेवल, स्ट्रेट एज ऑटो कॉलीमीटर, और लास्ट हमारा कौन सा रहेगा? वेवीनेस मीटर। ये हमारे क्या है? इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनका हम यूज करते हैं किसी भी प्रोडक्ट्स के अंदर, कोई भी मशीनरी, कोई भी इक्विपमेंट्स है इंडस्ट्रीज के अंदर, उनकी टेस्टिंग के लिए। अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है कि एक्सेप्टेंस टेस्ट फॉर मशीन टूल्स, कि ऐसे कौन से टेस्ट है जो हम मशीन टूल पे करते हैं, मतलब जिन टेस्ट को हम मशीन टूल पे कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा? एक्सेप्टेंस टेस्ट, कि ऐसे टेस्ट जो एक्सेप्टेबल है कहां पे? जो हमारी लेथ मशीन है, या लेथ मशीन बोल सकते हो, या फिर जो भी हमारी मशीनरी है, उनके जो टूल्स हैं उन पे क्या है, वो एक्सेप्टेबल टेस्ट है जिनका हम यूज कर सकते हैं। तो टॉपिक क्या बन जाएगा? एक्सेप्टेंस टेस्ट। टॉपिक हमारा क्या रहेगा? टॉपिक बन जाएगा एक्सेप्टेंस टेस्ट, ठीक है। एक्सेप्टेंस टेस्ट फॉर मशीन टूल्स। एक्सेप्टेंस टेस्ट फॉर मशीन टूल्स, कि जो भी हमारे मशीन टूल्स है, मशीन टूल पे ऐसे कौन से टेस्ट हैं जिनको हम परफॉर्म करवा के चेक कर सकते हैं कि हमारी जो मशीनरी है, जो हमने मशीनें यूज की हैं, चाहे वो लेथ मशीन है, मिलिंग मशीन है, ड्रिलिंग मशीन है, वो क्या है, एक मतलब उनकी क्या है एफिशिएंसी, वो क्या है एक स्टैंडर्ड लाइन के अंदर है। यानी कि जब भी हम उनके ऊपर वर्किंग करें तो वो प्रॉपर मेंटेन हो, उनकी टेस्टिंग की हो। तो वो कौन कौन से टेस्ट है जो हम करते हैं? तो सबसे पहले होता है लेवल ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ द मशीन, कि जैसे कोई भी हमारी मशीन है, मशीन को जब हम इंस्टॉल कर रहे हैं इंडस्ट्रीज के अंदर, जब हम न्यू प्लांट सेटअप करते हैं, तो न्यू प्लांट सेटअप करने के लिए जैसे ही हमने कोई मशीन को सेटअप किया, तो हमने क्या देखना है? लेवल ऑफ इंस्टॉलेशन, कि हम किस लेवल में उसको इंस्टॉल कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल कर रहे हैं या फिर वर्टिकल कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टेस्ट रहेगा मशीन टूल्स के अंदर, मशीनरी के अंदर, प्लांट के अंदर, वो हमारा क्या रहेगा, ठीक है, वो रहेगा द लेवल ऑफ इंस्टॉलेशन। फर्स्ट है the level of installation of machines, जो भी हमारी machines है, the level of installations of the machine, installation of the machine in horizontal or vertical plane, ठीक है, machine in the horizontal and वर्टिकल प्लेन, ठीक है, वर्टिकल प्लेन्स। कि सबसे पहले जो हमने टेस्ट करना है वो क्या है? द लेवल ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ द मशीन इन द हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन्स, कि जो भी हम मशीनरी यूज कर रहे हैं, चाहे वो लेथ मशीन है, ड्रिलिंग मशीन है, शेपिंग मशीन है, या फिर स्लोटिंग मशीन है, जो भी हमारी मशीनरी है जिसको हम इंस्टॉल कर रहे हैं हमारी इंडस्ट्रीज के अंदर, हमारे प्लांट के अंदर, तो सबसे पहले हमने क्या चेक करना है? द लेवल ऑफ इंस्टॉलेशन, कि जहां पे हम उस मशीनरी को सेटअप कर रहे हैं, जहां पे हम उसको क्या कर रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं, तो वो उसका लेवल चेक करना है, हॉरिजॉन्टल लेवल, वर्टिकल लेवल, की वो प्रॉपर ठीक है या नहीं, मतलब जहां पे हम उसको यूज कर रहे हैं कि वो फ्लैट है या नहीं, कहीं से ऊपर नीचे तो नहीं है। तो ये टेस्ट करना सबसे पहले है लेवल ऑफ इंस्टॉलेशन टेस्ट। सेकंड पॉइंट बात करते हैं, सेकंड क्या है? द मेन स्पिंडल। द मेन स्पिंडल इज टेस्टेड फॉर एक्सियल मूवमेंट, कि जो हमारी मेन स्पिंडल है उसकी जो एक्सियल मूवमेंट है या फिर रनिंग ऑफ ट्रूनेस है, कि वो प्रॉपर टर्निंग कर रही है या फिर रोटेट कर रही है, जो उसकी एक्सियल मूवमेंट है वो प्रॉपर वर्किंग में है या नहीं। तो ये सब चेक करने के लिए सेकंड हमारा टेस्ट क्या होगा? जो सेकंड टेस्ट रहेगा एक्सेप्टेंस टेस्ट फॉर मेंटेनेंस मशीन टूल के अंदर, वो क्या रहेगा? द मेन स्पिंडल इज टेस्टेड फॉर एक्सियल मूवमेंट। द मेन स्पिंडल, द मेन स्पिंडल इज टेस्टेड फॉर एक्सियल मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट, फॉर एक्सियल मूवमेंट और
ट्रू रनिंग, कि वो जो रनिंग कर रही है वो ट्रू है या नहीं, और इन द रनिंग ट्रूनेस इन द एक्सिस, कि जिस एक्सिस में वो टर्न कर रही है यानी कि रन कर रही है, जिस तरह से वो मशीन चल रही है, हमारी स्पिंडल क्या कर रही है, मूव कर रही है, तो वो क्या है, ट्रू, यानी कि जिस लाइन में होना चाहिए, जिस साइड में हमने उसको भेजा है उसी में जा रही है या नहीं, एक्सिस के मतलब उसी एक्सिस के रिगार्डिंग चल रही है या नहीं। तो सेकंड पॉइंट के अंदर क्या है, द मेन स्पिंडल इज टेस्टेड फॉर एक्सियल मूवमेंट और इन द रनिंग ट्रूनेस, कि जो उसकी रनिंग है मतलब जिस डायरेक्शन में हम उसको चला रहे हैं सेम उसी डायरेक्शन में चल रही है, कहीं ऊपर नीचे या इस तरफ तो नहीं हो रही, तो वो हमारा होता है सेकंड टेस्ट। थर्ड टेस्ट क्या है, द लाइन ऑफ मूवमेंट ऑफ मेंबर्स, जो भी हमारे मेंबर्स है चाहे वो सैडल है स्पिंडल है, उनकी मूवमेंट को चेक करना कि जिस लाइन में उनकी मूवमेंट हो रही है। तो थर्ड टेस्ट हमारा क्या रहेगा, वो रहेगा द लाइन ऑफ मूवमेंट ऑफ मेंबर्स सच एज सैडल एंड टेबल अलोंग बेडवेज इज टेस्टेड, यानी कि जो हमारा बेडवेज है, क्योंकि लेथ मशीन है तो लेथ मशीन का जो हमारा बेडवेज होगा उसके रिगार्डिंग हम चेक करेंगे, किसको चेक करेंगे, जो भी हमारी लाइन ऑफ मूवमेंट है किसकी, सैडल की हो या फिर टेबल की हो, कि हमारे जो बेडवेज है जो सैडल और वो है वो उसके पैरेलली हैं या नहीं। तो ये हमारा कौन सा रहेगा, थर्ड टेस्ट। थर्ड टेस्ट हमारा कौन सा रहेगा, द लाइन ऑफ मूवमेंट of members such as saddles or tables, such as saddles और टेबल, कौन से हमारे मेंबर्स, जैसे कि सैडल है या फिर हमारा मेंबर्स कौन सा है, टेबल्स है, टेबल्स along बेड बेस, ठीक है, along बेड बेस, किससे साथ टेस्ट करेंगे, टेस्ट हम करेंगे जो हमारे बेड बेस है, बेड बेस यानी कि जो लेथ का नीचे का हिस्सा रहेगा बेड बेस, जहां पे सारी हमारी मशीनरी के जो इक्विपमेंट्स है वो क्या हुए हैं, वहां पे अटैच है, माउंटेड हुए हैं, बेड बेस, ठीक है, बेड बेस इज टेस्टेड, तो ये हमारा थर्ड पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं फोर्थ, और हमारा टेस्ट कौन सा कर सकते हैं, कि बेडवेज आर टेस्टेड फॉर स्ट्रेटनेस और पैरेललिज्म, कि जो हमारे बेडवेज है, जो हमारा लेथ मशीन है या किसी मशीन का जो हमारा नीचे का बेडवेज है वो स्ट्रेटनेस है या पैरेललिज्म, मतलब स्ट्रेट है या फिर पैरेललिज्म है, ठीक है, पैरेललिज्म है, तो उसके बारे में थर्ड पॉइंट हमारा क्या होगा, द बेडवेज टेस्टेड फॉर straightness and, ठीक है, पैरेललिज्म और पैरेललिज्म, कि वो स्ट्रेटनेस है या फिर पैरेललिज्म। तो ये सब क्या है, हमारे टेस्ट हैं जो हम यूज करते हैं, किस लिए चेक करते हैं, एक्सेप्टेंस टेस्ट फॉर मशीन टूल्स, की जो भी हमारी मशीन टूल्स है, मशीनरी है, उनके ऊपर क्या कर सके, इन टेस्ट को हम अप्रूव कर सकते हैं, टेस्ट हो सकते हैं, तो इन चीजों के लिए एक बार देख लीजिए फिर से, एक्सेप्टेंस टेस्ट फॉर मशीन टूल्स, कौन कौन से टेस्ट है जो मशीन टूल्स पे, सबसे पहले द लेवल ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ द मशीन इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेन्स, कि जो भी हमारी मशीन है, जो भी हम द लेवल ऑफ इंस्टॉलेशन, मतलब कि जो हम मशीनरी इंस्टॉल कर रहे हैं उसका जो लेवल है उस लेवल को चेक करना, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो भी उसके प्लेन्स है, जिस प्लेन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हमारी मशीन को सेटअप कर रहे हैं, मशीनरी को हम क्या कर रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं, तो लेवल को टेस्ट। सेकंड हमने बात की है द मेन स्पिंडल इज टेस्टेड फॉर एक्सियल मूवमेंट और इन रनिंग ट्रूनेस इन द एक्सिस, कि जो हमारी मशीन मेन स्पिंडल है, क्योंकि हमारी मशीनरी है, मशीनरी की जो मेन स्पिंडल होगा उसका टेस्ट करना कि वो क्या है, एक्सियल मूवमेंट, कि उसके अंदर जो मूवमेंट है वो एक्सियल मूवमेंट हो रही है, जो रनिंग है वो ट्रूनेस है, मतलब जिस एक्सिस के अंदर हम उसको भेजना चाहते हैं, जिस एक्सिस के अंदर हम उसकी मूवमेंट करवाना चाहते हैं, कि उसी एक्सिस में जा रही है या नहीं जा रही। थर्ड टेस्ट कौन सा रहेगा, द लाइन ऑफ मूवमेंट ऑफ मेंबर्स सच एज सैडल और टेबल्स अलोंग बेडवेज इज टेस्टेड,
कि जब भी हमने लाइन ऑफ मूवमेंट की जो भी हमारे मेंबर्स हैं जिनकी मूवमेंट कैसे है, लाइन के अंदर है। किस लाइन के अंदर? जैसे कि हमारा सैडल है या टेबल है जो कि एक लाइन के अंदर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो उनको टेस्टेड करना, किसके साथ टेस्टेड करना? जो हमारे बेडवेज होंगे, बेडवेज के साथ टेस्ट करना किस चीज को? जो भी हमारे सैडल्स हैं या फिर टेबल की मूवमेंट है। नेक्स्ट हमने बात की है द बेडवेज टेस्टेड फॉर स्ट्रेटनेस एंड पैरेललिज्म। जो भी हमारे बेडवेज हैं उनको टेस्ट करना, ठीक है, किस तरह से टेस्ट करना कि वो स्ट्रेटनेस है और पैरेललिज्म है। तो इन तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट एंड टेस्ट फॉर मशीन टूल्स। ये हमारा कौन से रहेंगे? एक्सेप्ट एंड टेस्ट फॉर मशीन टूल्स। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या कहलाएगा? इकोनॉमिक एक्सेप्ट ऑफ मेंटेनेंस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक होगा इकोनॉमिक एक्सेप्ट ऑफ, ठीक है, मेंटेनेंस। कि जो हमारी मेंटेनेंस है हम किस तरह से मेंटेनेंस करते हैं, किस तरह से मेंटेनेंस का जो कॉस्ट है उसको कंट्रोल करते हैं, तो उसी के बारे में हम बात करते हैं। तो मेंटेनेंस क्या है? एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे प्लांट के अंदर। अगर हम इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो सबसे अगर हम बात करेंगे, मेन जो टॉपिक रहेगा हमारा, जो मेन पार्ट है, एलिमेंट है इंडस्ट्रीज के अंदर, वो है मेंटेनेंस। क्योंकि विदाउट मेंटेनेंस हम किसी भी मशीन को लंबे समय तक नहीं चला सकते। विदाउट मेंटेनेंस हम क्या कर, जो भी हमारे प्रोडक्ट्स बनेंगे वो मशीनरी के द्वारा जो भी बनेंगे वो क्या बनेंगे? पुअर क्वालिटी के बनेंगे। तो हमारा टॉपिक क्या बनेगा? टॉपिक होगा इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक, ठीक है, टॉपिक हमारा क्या रहेगा? इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ मेंटेनेंस। इकोनॉमिक, ठीक है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ मेंटेनेंस की कौन कौन से इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स है मेंटेनेंस के? तो मेंटेनेंस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इंडस्ट्रीज। कि अगर हम बात करें इंडस्ट्रीज के अंदर हायर प्रोडक्शन को अचीव करने के लिए, अगर हमने हायर प्रोडक्शन अचीव करनी है, हायर एफिशिएंसी अचीव करनी है, तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट हमारा क्या पार्ट है, वो है मेंटेनेंस। तो हम क्या लिख सकते हैं कि मेंटेनेंस इज एन इंपॉर्टेंट रोल। जब मेंटेनेंस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, मेंटेनेंस प्ले एन important maintenance play an important role to achieve किसको अचीव करने के लिए? हायर प्रोडक्शन, टू अचीविंग हायर, ठीक है, ये आई है, टू अचीविंग हायर प्रोडक्शन। कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन को अचीव करने के लिए मेंटेनेंस सबसे मेन एलिमेंट है। मेंटेनेंस एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है किसके लिए? अगर हमने जो भी हमारी प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन को अचीव करना है, यानी कि हायर प्रोडक्शन को, कि हमारी जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा से ज्यादा हो। क्योंकि अगर हम मेंटेनेंस नहीं करेंगे, एक मशीन का यूज कर रहे हैं जिसको हमने पिछले 5-6 सालों से यूज कर रहे हैं, लेकिन हमने कभी भी उसकी मेंटेनेंस नहीं की प्रॉपर टाइम पे, तो उसकी वजह से जो हमारी प्रोडक्शन होगी तो प्रोडक्शन की दर में कमी आ जाएगी। जहां पे हम 100 पीस बना रहे थे एक दिन में, वो कम होके 70 हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा? प्रोडक्शन के अंदर क्या आ जाएगी? कमी। लेकिन अगर हम प्रॉपर मेंटेनेंस रखेंगे तो उसकी वजह से हमारी प्रोडक्शन क्या होगी? इंक्रीज होगी। कि जो वर्किंग वो 4 साल में हमें प्रोडक्शन मिल रही थी वही 5 साल में, 6 साल में, तो सेम प्रोडक्शन रहेगी। इसके अलावा और क्या बात सकते हैं? द फंक्शन ऑफ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट इज टू मेंटेन द रिलायबिलिटी ऑफ द मशीन्स इन मोस्ट इकोनॉमिकल वे। मतलब कि जो भी हमारा मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है, तो सबसे मेन काम क्या है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का? जितनी भी हमारी मशीनरी है उनको रिलायबल रखना, यानी कि उनको वर्किंग, प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में रखना। ठीक है, द मेन फंक्शन ऑफ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट is to reliable the machines। ठीक है, reliable the machines, कि जो भी हमारी मशीन है उनको क्या रखना? रिलायबल रखना। reliable the machines in most economical way, most
इकोनॉमिकल वे, यानी कि कम खर्चे में उसको पूरा क्या रखना, प्रॉपर रखना, यानी कि उसकी समय समय पर मेंटेनेंस करते रहना मोस्ट इकोनॉमिकल वे से, यानी कि जिसके अंदर खर्चा भी ना हो, कम खर्चे के साथ उसको क्या रखना, प्रॉपर मेंटेनेंस के रखना। द इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ स्पेयर पार्ट्स एंड रिप्लेसमेंट पॉलिसी आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनेंस। कि इसके अलावा जो हमारे इन्वेंट्री कॉस्ट होता है, इन्वेंट्री कॉस्ट मतलब कि जो हमारा पार्ट्स बन चुके हैं, जहाँ मटेरियल है, जहाँ फिर जो हमारे फिनिश प्रोडक्ट्स हैं, उनको स्टोर करने के लिए जो हम यूज कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए रहता है इन्वेंट्री कॉस्ट। एंड स्पेयर पार्ट्स, जो भी हमारे स्पेयर पार्ट्स है, वो भी एक तरह से महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं मेंटेनेंस के अंदर, क्योंकि अगर हमारा कोई भी पार्ट्स मान लीजिए खराब हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, इन्वेंट्री के अंदर से उसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम मेंटेनेंस को क्या कर सकते हैं, मेंटेनेंस हमारी मशीनों को क्या रख सकते हैं, प्रॉपर मेंटेन। तो ये हमारा रहेगा इकोनॉमिक एक्सेप्ट्स ऑफ मेंटेनेंस, जिसके अंदर हमने बात की कि मेंटेनेंस मेन है कि मेंटेनेंस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, कि मेंटेनेंस एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है किसके लिए, कि जो भी हमारी मशीनरी है, मशीनरी के द्वारा अगर हमने हायर प्रोडक्शन अचीव करनी है, मतलब कि अगर हमने जो उत्पादन क्षमता है उसको और ज़्यादा इंक्रीज करना है, उत्पादन क्षमता को इंक्रीज करने के लिए हम जिस चीज़ का यूज़ करते हैं, जो महत्वपूर्ण भूमिका करती है, वो है हमारी मेंटेनेंस, क्योंकि विदाउट मेंटेनेंस हम हायर प्रोडक्शन को अचीव नहीं कर सकते। इसके अलावा हमने क्या लिखा, द मेन फंक्शन ऑफ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट इज टू रिलायबल द मशीन्स इन मोस्ट इकोनॉमिकल वे। इसके अलावा जो हमारी मशीनरी है, जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का काम क्या है कि जितनी भी हमारी मशीनरी है उनको रिलायबल रखना, रिलायबिलिटी में रखना विद इकोनॉमिकल, मोस्ट इकोनॉमिकल वे, यानी कि जिसके अंदर पैसा भी कम खर्च हो, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे स्पेयर पार्ट होते हैं, इन्वेंट्री कॉस्ट होते हैं, वो भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसके अंदर, मेंटेनेंस के अंदर। तो ये हमारा टॉपिक क्या रहेगा, ये हमारा टॉपिक होगा, ये हमारा टॉपिक क्या बन जाएगा, टॉपिक होगा इकोनॉमिक एक्सेप्ट्स ऑफ मेंटेनेंस, इकोनॉमिक एक्सेप्ट्स ऑफ मेंटेनेंस। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इकोनॉमिक एक्सेप्ट, कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं किन चीजों को, इकोनॉमिक एक्सेप्ट्स को। तो हम क्या लिखेंगे, नेक्स्ट है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग, कि जो फैक्टर्स है प्रभावित कर रहे हैं, किस चीज को प्रभावित कर रहे हैं, जो हमारी इकोनॉमिक एक्सेप्ट्स हैं, इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स। ठीक है, कुछ फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं इकोनॉमिक एक्सेप्ट्स को। कौन कौन से हैं, सबसे पहला जो होता है वो होता है लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। सबसे पहला जो फैक्टर है वो है लाइफ साइकिलिंग कॉस्ट, साइकिलिंग या फिर लाइफ साइकिल कॉस्ट, कि जो हमारा लाइफ साइकिल कॉस्ट है इसको हम लिख सकते हैं LCC की, शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं LCC। ये हमारा क्या रहता है, लाइफ साइकिल कॉस्ट, या फिर इसको हम बोल देते हैं कॉस्टिंग, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। सेकंड जो हमारे फैक्टर है, इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं इकोनॉमिक एक्सेप्ट्स को, जो मेंटेनेंस के लिए जरूरी है, उसके अंदर कौन सा होता है, सेकंड आता है मेंटेनेंस कॉस्ट। सेकंड हमारा कौन सा रहेगा, मेंटेनेंस कॉस्ट। थर्ड पॉइंट होगा मेंटेनेंस कॉस्ट के बाद थर्ड फैक्टर हमारा रहेगा, उसको बोलते हैं सेवरिटी ऑफ मेंटेनेंस। वो हमारा क्या रहता है, सेवरिटी ऑफ मेंटेनेंस। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, फोर्थ हमारा क्या रहेगा, बजट अलोकेशन फॉर मेंटेनेंस, की कितना बजट हमने अलोकेट किया है किसके लिए, जो हमारी मेंटेनेंस है, कि हमने मेंटेनेंस के लिए इतना बजट अलोकेट किया है, अलाउ किया है। तो हमारा जो फोर्थ पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा, बजट अलोकेशन फॉर मेंटेनेंस, बजट अलोकेशन फॉर मेंटेनेंस। और लास्ट रहेगा ओवर टाइम कॉस्ट कंट्रोल। फिफ्थ है हमारा लास्ट, ओवर टाइम कॉस्ट कंट्रोल। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं किस चीज को, जो भी हमारे इकोनॉमिक एक्सेप्ट्स होते हैं उन इकोनॉमिक एक्सेप्ट्स को इफेक्ट करते हैं। तो कौन कौन से हैं, सबसे पहले है लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, की जो हमारी लाइफ साइकिल कॉस्ट होती है वो फैक्ट करती है, किसके ऊपर करती है, जो भी हमारे मेंटेनेंस के इकोनॉमिक एक्सेप्ट्स है
इसके अलावा मेंटेनेंस कॉस्ट, जो हमारा मेंटेनेंस कॉस्ट रहेगा, टोटल मेंटेनेंस कॉस्ट जो हमने अलोकेट किया है किसके लिए, हमारी मेंटेनेंस के लिए, जो भी हमारी इंडस्ट्रीज के अंदर मशीनरी है उन मशीनरी के ऊपर जो हमने टोटल मेंटेनेंस कॉस्ट हमने इंक्लूड किया है। उसके बाद थर्ड हमने बात की है सेवरिटी ऑफ मेंटेनेंस के बारे में। फोर्थ हमारा कौन सा रहेगा, फोर्थ रहेगा बजट एलोकेशन फॉर मेंटेनेंस, और फिफ्थ हमारा रहेगा ओवर टाइम कॉस्ट कंट्रोल। तो ये हमारे क्या है, कुछ फैक्टर्स हैं इन्फ्लुएंसिंग इकोनॉमिक एक्सेप्ट्स को जो कर रहे हैं। तो आज देखिए इस लेक्चर के अंदर हमने बात की है सबसे पहले जो भी हमारे इकोनॉमिक एक्सेप्ट्स थे उनके बारे में, और जो कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज कर रहे थे टेस्टिंग के लिए। टेस्टिंग के लिए हमने कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए, जिसके अंदर हमने वेविनेस मीटर, ऑटोकोलिमीटर, इसके अलावा स्ट्रेट एज, जो हमारा स्ट्रेट एज होगा, स्पिरिट लेवल होगा, ठीक है, तो डायल गेज, ये सारे कुछ हमारे कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनका हम यूज करते हैं टेस्टिंग के लिए। इसके अलावा हमने बात की कॉमन इकोनॉमिक एक्सेप्ट्स ऑफ मेंटेनेंस की, कौन कौन से इकोनॉमिक एक्सेप्ट्स हैं जो मेंटेनेंस को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो वो कौन कौन से हैं कि सबसे पहले तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि क्या है कि मेंटेनेंस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन टू अचीव हायर प्रोडक्शन, कि अगर हमने हायर प्रोडक्शन को अचीव करना है तो हायर प्रोडक्शन को अचीव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है मेंटेनेंस, क्योंकि विदाउट मेंटेनेंस हम क्या नहीं कर सकते, हायर प्रोडक्शन अचीव नहीं कर सकते। इसके अलावा जो हमारा मेन फंक्शन होता है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का, वो काम क्या होता है कि हमारी मशीनों को रिलायबल रखना, यानी कि जितनी भी हमारी मशीनरी है इंडस्ट्रीज के अंदर उनको प्रॉपर वर्किंग कंडीशन के अंदर रखना मोस्ट इकोनॉमिकल वे से, यानी कि जिसके अंदर हमारा खर्चा भी कम हो, मेंटेनेंस भी हम करके रखें और मशीनों की जो वर्किंग हो वो भी क्या हो, प्रॉपर वर्किंग हो। नेक्स्ट बात कर ली फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इकोनॉमिक एक्सेप्ट्स की। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं, किस चीज को इफेक्ट करते हैं, जो हमारे इकोनॉमिक एक्सेप्ट है मेंटेनेंस के, कौन कौन से। सबसे पहले बात कर ली लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के बारे में, कि जो लाइफ साइकिलिंग कॉस्ट होती है जिसको एलसीसी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा सेकंड रहेगा मेंटेनेंस कॉस्ट। मेंटेनेंस कॉस्ट के बाद थर्ड हमारा पॉइंट आएगा सेवरिटी ऑफ मेंटेनेंस। फोर्थ है बजट एलोकेशन फॉर मेंटेनेंस, कि हमने कितना बजट एलोकेशन किया है, एलोकेट किया है किस चीज के लिए, जो भी हमारी क्या है इकोनॉमिक मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस की इतना हमने पैसा मेंटेनेंस के लिए क्या किया, अलग से रखा हुआ। उसके बाद लास्ट हमारा रहेगा ओवर टाइम कॉस्ट कंट्रोल, की जो हमारा ओवर टाइम हमने कॉस्ट अप्लाई किया है मेंटेनेंस के ऊपर, टोटल हमने स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक एक मशीनरी के ऊपर प्लांट के अंदर जो हमने मेंटेनेंस का कॉस्ट किया है उसको कंट्रोल करना। तो ये हमारे क्या रहेंगे, कुछ फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं किस चीज को, इकोनॉमिक एक्सेप्ट्स को। नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है आज के लिए इतना काफी। नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम बात करेंगे मैन पावर के बारे में, मैन पावर की प्लानिंग के बारे में, उनके फैक्टर्स के बारे में कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ठीक है, मैन पावर प्लानिंग क्या होती है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, स्टेप्स क्या होते हैं मैन पावर प्लानिंग के, तो इनके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।